हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मेरी तरह ठरकी होते जा रहे होंगे और मैं ठरकी होता जा रहा हूँ इस राइटर के कारण। तो मैंने जैसा कि आप लोगों से काफी बार कहा था कि ब्लॉग 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 ब्लॉग, तो मैं एक मेला का ब्लॉग डालूंगा। जब हम लोग आज मेला गए हुए थे तो उसका एक छोटा सा ब्लॉग है जो कि आप लोगों को थ्रियन आइस बीस्ट में मिल जाएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप वहां पे जाके उसे देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। और इसके बाद मैं कल या परसों से अपने घर के आसपास के एरिया को आप लोगों को दिखा दूंगा ब्लॉग्स में। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि काम है और काम करने पड़ते हैं। हट यार, कितना सड़ा सा डायलॉग है। खैर चलो छोड़ो, फटाफट से अपने एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा पिछला एपिसोड रिवाइज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फुल टू समझदार हो यार। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि जियोयान एक बर्ड को पीट पीट के तंदूरी चिकन बना देता है, फिर उसी के ऊपर बैठ के वो एक्सट्रीम साउथ की तरफ बढ़ने लगता है। इस बीच में जियोयान को एक लड़की भी मिलती है जो कि लुओ जिन को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, इतनी ज्यादा कि बेचारा बादलों तक में उसे देखने लगा था। हालांकि आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों को वही लड़की एक बार फिर से मिलती है जिसे 3 बंदे पीट रहे थे, लेकिन अपना लुओ जिन हीरो बन के जाता है, उसे बचाता है और उस लड़की से बेइज्जती करा के वापस लौट आता है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अपना ठरकी था और ठरकी के होते हुए मजाल जो कोई लड़की किसी और को देख ले। साथ ही साथ उसे अपनी जियोयान का नाम भी पता था। हालांकि जियोयान को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस वो लड़की जाते जाते इतना ही कहती है, जियोयान याद रखना हम एक बार फिर मिलेंगे। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। जियोयान अपना बुकुई सिटी में पहुंच जाता है और यहाँ पे जाते हुए ब्लड फ्लेम बर्ड जियोयान को कहता है कि बेटा उससे दूर रहियो, वो बड़ी खतरनाक है। छोटे में मैं भी पेला गया था और बड़े में तुम भी पेले जाओगे। तब जियोयान कहता ठीक है, क्योंकि अपने ठरकी को ऑब्वियसली उसके बारे में नहीं पता था और उस लड़की को भी अपने ठरकी के बारे में नहीं पता कि ये कितना बड़ा वाला है। साथ ही इसी बीच उस लड़की और जियोयान की बात में हमने ये भी देखा था कि पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। इसके बाद बुकुई सिटी में पहुंचने के बाद जियोयान झोउताई से पूछता है कि आखिरकार 2 सेक्ट तो मुझे पता चल गए, लेकिन तीसरा सेक्ट कौन सा, जिसपे झोउताई बताता है 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट, जिसकी डुइकुइम कॉन्टिनेंट में जियोयान ने बैंड बजा दी थी और ये डाउडी कॉन्टिनेंट में भी से मिल गया। और यही मैंने एपिसोड एंड किया था। पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर देख लो, धमाकेदार था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहां जियोयान काफी ज्यादा शौक होता है कि वास्तव में कोई मैजिकल बीस्ट का भी एक सेक्ट है, क्योंकि झोउताई ने कहा होता है कि वो सेक्ट केवल मैजिकल बीस्ट को ही एज अ डिसाइबल एक्सेप्ट करता है। तो जियोयान उनसे तुरंत ही कहता है कि क्या ह्यूमंस उस पे अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि जियोयान को पता था कि मैजिकल बीस्ट और इंसानों के बीच आगी और पानी का रिश्ता था। हालांकि जियोयान की बात को सुन जायंट भी काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि उसे पता था इंसान कभी भी मैजिकल बीस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते और उनके बीच हमेशा ही एक दुश्मनी रही आती है। तभी झोउताई कहते हैं हाँ, ह्यूमंस तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए जब तक आपके पास पावर है कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, पावर के सामने सब कुछ बेकार होता है। तभी जियोयान कहता तो फिर बर्निंग फ्लेम वैली और हेवनली पपेट सेक्ट एक साथ अलायंस में शामिल होकर उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। ये सुनकर झोउताई तुरंत ही स्माइल करते हुए कहते हैं भाई ये तुम्हारे लिए सोचना इजी हो सकता है, लेकिन बर्निंग फ्लेम वैली काफी ज्यादा पावरफुल है, वो वाला बाकी 2 में से किसी से भी अलायंस क्यों करेगी, और अगर वो रेडी होती भी है तो हेवनली पपेट सेक्ट कभी भी ऐसा नहीं करेगा। यहाँ कोई पहला सेक्ट किसी भी दूसरे सेक्ट पे भरोसा नहीं करता और यही एक रीजन है कि 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट यहाँ तक पहुँच पाया है। हालांकि तभी झोउताई कहते हैं जियोयान आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, आखिरकार एक्सट्रीम साउथ एरिया इतना ही नहीं है, इन 3 पावरफुल सेक्ट के अलावा भी यहाँ पे काफी सारे हिडन और पावरफुल लोग हैं जिन्हें कमजोर बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। शायद ली बिंगरुई, उसके पीछे भी कोई पावरफुल पर्सन होना चाहिए। ये सुनकर जियोयान तुरंत ही ली बिंगरुई के बारे में सोचने लगता है। आखिरकार साउथ एरिया इतना ज्यादा बड़ा था और जियोयान को ऑब्वियसली पता था कि ली बिंगरुई का जो मास्टर होगा वो कम से कम ओरिजिन किंग लेवल पर तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा कम एज के अंदर इतना ज्यादा टैलेंटेड होना, वो अपने ऊपर भरोसा करके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। और इसके बाद जियोयान एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि वो अभी अभी एक्सट्रीम साउथ एरिया में पहुंचा था और उसने पहले ही ऐसी वैसी बातें सुन ली थी, जिसके कारण जियोयान हल्का सा प्रेशर फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसे कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि तभी झोउताई कहते हैं आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है छोटे साथी, भले ही ली बिंगरुई के पीछे जो उसके मास्टर है वो ओरिजिन किंग लेवल के एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर वो अपने इतने टैलेंटेड डिसाइबल को इस लेवल तक पहुंचाने में कैपेबल हैं, तो उनकी सोच छोटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही मुझे लगता है साउथ रीजन के 3 सुपर सेक्ट से भी उनका कोई लेना देना नहीं होगा, और वैसे भी हमें यहाँ पे कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क चाहिए, उसे लेने के बाद हम इस जगह को छोड़ देंगे। ये सुनकर बगल में लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपना सिर हिलाती है और लुओ जिन जियोयान का कंधा थपथपाता है, जिसके बाद सभी लोग सिटी के अंदर चलने लगते हैं। हालांकि जब जियोयान बुबांग सिटी के अंदर पहुंचा था उसी टाइम पे 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट के भीतर एक हाफ एजेंट मैन तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है, जो कि हल्की पर्पल कलर की थी, और इसके बाद वो अपने ऑरे को एनालाइज करते हुए तुरंत ही साउथ डायरेक्शन की तरफ देखते हुए कहता है उन कुछ लोगों का ग्रुप जो वास्तव में मेरे ट्राइब के लोगों को मारने की हिम्मत करते हैं वो मरने लायक हैं। और इसके बाद अचानक ही हॉल का गेट ओपन होता है और एक बंदा अंदर आता है जो कि कहता है सेक्ट लीडर, और इसके बाद रिस्पेक्टेड तरीके से उनके सामने घुटने टेक के सिर झुका लेता है। तो वो बोलता है जाओ और उस इंसान को मारने के लिए किसी को भेजो।
हो और इसके बाद उसकी आंख से पर्पल लाइट निकलती है जो कि एक बॉल में कंडेंस होती है और उसमें एक ह्यूमन फेस दिखाई देता है जो कि ऑब्वियसली अपने जोयान का था। वो पर्सन तुरंत ही उस ह्यूमन फेस को देखता है और हाँ में सिर हिलाकर तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें वुवांग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोयान और बाकी लोग को रहने की एक जगह मिल गई थी। हालांकि वो ज्यादा थके हुए नहीं थे लेकिन इस अननोन से प्लेस में रुकने के लिए उन्हें एक जगह तो चाहिए थी। हालांकि रहने की जगह खोजने के बाद जोयान और सभी लोग तुरंत ही इस जगह में आसपास देखने लगते हैं चीजों को और सिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे आसपास की दुकानों में काफी सारी चीजें होती हैं और जायंट टेप तो इन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो काफी लॉन्ग टाइम के बाद ऐसे बाहर निकला था। जहाँ तक लुओजिन और जोयान की बात थी तो उन दोनों के भी अपने अपने थॉट थे क्योंकि जोयान रैंक 5 का अल्केमिस्ट था जबकि लुओजिन रैंक 5 का फॉर्मेशन मास्टर और वो अपने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और फॉर्मेशंस के इंग्रेडिएंट के लिए एक्साइटेड दिखाई देते हैं। हालांकि लुओजिन को तो कुछ भी उसके काम का नहीं मिलता लेकिन जोयान को एक दुकान दिखती है जो कि 100 हर्ब पवेलियन के नाम से जानी जाती थी और वहाँ जोयान एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखता है जो कि ब्रोकन मिरर फ्लावर होता है और इसे देखकर जोयान की आंखें तुरंत ही साइन होती है क्योंकि ब्रोकन मिरर फ्लावर ब्रोकन मिरर पिल के लिए यूज होता है जो कि रैंक 5 की पिल है। और ये जो ब्रोकन मिरर पिल होती है वो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट को रिटर्ननेस लेवल पे पहुंचने के लिए चांस को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। उस टाइम पे जोयान को पता था कि अगर वो ये पिल रिफाइन करके जायंट टेप को देता है तो हो सकता है कि वो अपनी पावर को बढ़ा पाए और अगर वो लकी हुआ तो रिटर्ननेस लेवल पर भी पहुंच सकता था। और साथ ही साथ लुओजिन और बाकी सभी लोग भी तो थे जो कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच चुके थे। हालांकि जोयान को पता था कि इसे एक ब्रोकन फ्लावर से ज्यादा पिल्स को रिफाइन नहीं किया जा सकता और इस पिल को रिफाइन करने के चांसेस भी ज्यादा नहीं थे और प्रेजेंट टाइम पे अगर जोयान पिल को रिफाइन कर भी लेता है तो वो शायद 1 ही होगी। हालांकि तभी एक ब्राउन हेयर वाला ओल्ड मैन तुरंत ही जोयान की तरफ आते हुए कहता है, हाँ लिटिल ब्रदर, ऐसा लगता है कि आपको ब्रोकन मिरर फ्लावर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तभी जोयान अपने सामने वाले पर्सन को देखता है और तुरंत ही अपने दिल में कहता है इंटरमीडिएट ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल स्टेज और इसके बाद उनसे तुरंत ही पूछता है सर आप कौन है। जिस पर ओल्ड मैन तुरंत ही कहता हूँ मैं इस पवेलियन का मैनेजर यान जाओ हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए हो या आपको कुछ पूछना हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तभी जोयान उससे पोलाइटली पूछता है मैनेजर यान जाओ क्या आपके पास इस ब्रोकन मिरर फ्लावर का कोई स्टॉक है। ये सुनकर यान जाओ तुरंत ही कहते हैं ये इत्तेफाक की बात है मिस्टर कि कुछ दिन पहले ही ब्रोकन मिरर फ्लावर हमारे 100 हर्ब पवेलियन में आए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं किसी को लाने के लिए भेज सकता हूँ। और इसके बाद वो किसी को बुलाने के लिए बढ़ने ही वाला था कि लेकिन जोयान तुरंत ही उसे रोक देता है क्योंकि आखिरकार जोयान कई बार पूरे ही कॉन्टिनेंट को विजिट कर चुका था और उसे पता था बिजनेस कैसे किया जाता है और अगर ये बंदा एक बार ब्रोकन मिरर फ्लावर को निकाल देगा तो तब तक दम नहीं लेगा जब तक ये बेच नहीं देगा। साथ ही वो जिस कीमत पे बेचेगा वो कीमत भी कम नहीं होगी। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है मैनेजर हूँ चिंता ना करे, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ब्रोकन मिरर फ्लावर की कीमत कितनी है। जोयान की बात को सुन यान जाओ हूँ काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि जोयान इतना ज्यादा शांत होगा। उन्होंने फील किया था कि जोयान एक्साइटेड होगा इस फ्लावर को लेकर। ओ ऐसा है मिस्टर, मेरी 100 हर पवेलियन का एक रूल है कि बेचे जाने हर एक चीज को चाहे वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हो या कोई और चीज इक्वल प्राइस की चीज के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्वांटिटी के साथ कम और ज्यादा करके इसे एडजस्ट किया जा सकता है। और इसके लिए हमारे पवेलियन के कुछ अल्केमिस्ट आएंगे जो कि आपकी चीजों को जांचेंगे और इसके बाद वही बताएंगे कि चीजों को की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। उनकी बात को सुनकर जोयान काफी ज्यादा सोचने लगता है कि आखिरकार फिर इस बिजनेस में इन्हें प्रॉफिट कैसे होगा क्योंकि इनका तो बिजनेस ही कुछ नहीं है, ये चीजें लेते हैं और उसके बदले में दूसरी चीज देते हैं और अगर कोई चीज या कोई शॉप जब प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो वो लंबे समय तक सर्वाइव कैसे करेगी। हालांकि तभी अंजू कहते हैं ये ब्रेकिंग मिरर पिल फ्लावर 2000 साल पुराना है और इससे कम से कम 3 या 4 मेडिसिनल पिल तो रिफाइन की ही जा सकती हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये पिल कितनी ज्यादा महंगी होती है क्योंकि ये रैंक 5 की पिल होती है जिसे रैंक 5 का ही अल्केमिस्ट रिफाइन कर सकता है। हालांकि यान जाओ एक अल्केमिस्ट तो नहीं थे लेकिन उन्हें पता था कि ये हर्ब कितनी ज्यादा कीमती है और साथ ही उन्हें यह भी पता था कि जोयान को ब्रोकन मिरर पिल ही चाहिए होगी इसीलिए वो इसे चाहता है। इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं यंग मैन आपको पता होना चाहिए कि ब्रोकन मिरर पिल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट को रिटर्निंग लेवल पर पहुंचा देती है और अगर आप लेते हैं इस चीज को तो न केवल आपका कल्टीवेशन बढ़ेगा बल्कि बाकी की पिल का यूज आप ऑक्शन हाउस और बाकी चीजों में कर सकते हैं जो कि काफी बड़ा प्रॉफिट होगा आपके लिए। और यहाँ पे देखते ही देखते वो जोयान को बताते हैं और ब्रोकन मिरर फ्लावर की कीमत बढ़ाते जा रहे थे। हालांकि इस टाइम पे जोयान को पता था ब्रोकन मिरर फ्लावर ब्रोकन मिरर पिल का केवल एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, हालांकि इसके और भी काफी सारे इंग्रेडिएंट है इसीलिए पूरा क्रेडिट ब्रोकन मिरर फ्लावर को नहीं दिया जा सकता। साथ ही इस पिल को रिफाइन करना भी काफी ज्यादा कठिन था। हालांकि जोयान लंबे टाइम तक सोचने के बाद तुरंत ही कहता है आपके पास कितने ब्रोकन मिरर फ्लावर है, मैं उन सभी को ले जाऊंगा। सॉरी जोयान सोच रहा होता है कि वो इस पिल को ले या ना ले फ्लावर को, लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा पेयर होता है जो कि तुरंत ही कहता है आपके पास कितने फ्लावर हैं, मैं उन सभी को ले जाऊंगा। और तभी जोयान और एल्डर यान जाओ अपने होश में आते और इसके बाद मोटे ताजे एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी रिच फैमिली से लग रहा होता है। हालांकि तभी यान जाओ उस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद की तरफ देखते हुए तुरंत ही
कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर वास्तव में ऐसा कुछ कहेंगे। हालांकि मेरे पास ज्यादा ब्रोकन मिरर फ्लावर नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 है और मैं किसी को अभी के अभी उन्हें लेने के लिए भेजता हूँ। और उसके बाद वो किसी को उन फ्लावर्स को लेने के लिए भेजता है। तभी उसके बगल में खड़ा हुआ एल्डर तुरंत ही कहता है यंग मास्टर, ब्रोकन मिरर फ्लावर की कीमत बहुत ज्यादा है और हालांकि ये कीमती भी है, लेकिन हमारे फैंग परिवार को इसकी कोई जरूरत नहीं है और अगर आप उन सभी को लेना चाहते हैं तो आपको क्लेन लीडर को समझाना मुश्किल होगा। तभी वो यंग मास्टर तुरंत ही कहता है मास्टर लैन, अगर एक बार मैं ब्रोकन मिरर फ्लावर से पिल को रिफाइन करके उसे स्वेलो कर लेता हूँ तो मैं रिटर्नेंस लेवल पर पहुंच जाऊंगा और इसके बाद कोई भी मुझे कमजोर समझने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर मास्टर लेन काफी ज्यादा इमोशनल तरीके से उस लड़के को देखते हैं, जबकि हॉल के भीतर के सभी लोग हंसने लगते हैं उस गोलू मोलू को देखकर, क्योंकि इस बंदे की प्रेजेंट टाइम की पावर केवल 7 स्टार डाउडी पर थी और इसका अभी तो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंचना मुश्किल था और रिटर्नेंस के यह सपने देख रहा था। हालांकि तभी मास्टर लैन उन सभी की तरफ अपने ऑरे के साथ देखते हैं और हंसने वाले सभी लोग अपने मुंह को बंद करके तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं और तुरंत ही कहते हैं लेट रिटर्नेंस लेवल। उस टाइम पे जॉन भी अपने सामने दुबले पतले सूखी हड्डी एल्डर की पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। उसे भरोसा नहीं था कि बुबांग सिटी में आते ही उसे कोई ऐसा पावर हाउस दिख जाएगा और इस टाइम पे जोयान इस गोलू मोलू के पीछे के सेक्ट के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिरकार ये किस सेक्ट से बिलोंग करता है जहाँ इसको गार्ड करने के लिए लेट रिटर्नेंस एक्सपर्ट आया था। हालांकि मास्टर लैन तुरंत ही कहते हैं ब्रोकन मिरर फ्लावर को आप वापस रखो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो जोयान को देखते हैं और उस गोलू मोलू का हाथ पकड़कर तुरंत ही उसे अपने साथ खींच लेते हैं। यान जाओ जब ये देखता है तो उसका दिल तो नहीं करता, फिर भी वो अपनी सारी ही उम्मीदें अब अपने जोयान से टिका देता है, क्योंकि वो उसे यही उम्मीद थी कि अब जोयान ही उससे ये फ्लावर लेगा। हालांकि तभी जोयान पीछे मुड़ता और कहता है कृपया रुके एल्डर। जोयान की बात को सुनकर एल्डर तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हैं जो कि एग्जिट गेट तक पहुंच गए थे और उसके बाद कहते हैं कोई बात है क्या। और इस टाइम पे उनके ऑरे से जोयान अचानक ही थोड़ा सा डर फील करता है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही समझ जाता है कि आखिरकार स्टार्टिंग रिटर्नेंस लेवल और लेट रिटर्नेंस लेवल के बीच में कितना बड़ा अंतर है और अगर जोयान सामने वाले एल्डर के साथ फाइट करे तो 100 एक्सचेंज तक भी नहीं टिक पाएगा अगर वो अपने ट्रम्प कार्ड का यूज नहीं करता तो। हालांकि जोयान तुरंत ही कहता है एल्डर, मैंने बिना इजाजत के यंग मास्टर की बॉडी को स्कैन किया है, आपके यंग मास्टर की बॉडी में पॉइजन लगता है। हालांकि जोयान अपनी बात को खत्म कर ही पाता कि तभी वो ओल्ड मैन तुरंत ही अपने ऑरे को जोयान की तरफ बढ़ा देता और जोयान को दबाने लगता है और तुरंत ही कहता है बच्चे मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरे यंग मास्टर की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत की, तुम मुझे क्रूएल होने के लिए दोष मत दो। ये देखकर जोयान तुरंत ही एक कदम पीछे हट जाता है और अपनी बॉडी के ऑरे को अनलिस्ट करता है और सामने वाले ऑरे को रोकने लगता है। इस टाइम पे यान जब जोयान के ऑरे को देखता है तो काफी ज्यादा शौक होता है, उसे कभी भी भरोसा नहीं था कि इतना छोटा दिखने वाला बच्चा रिटर्नेंस एक्सपर्ट होगा। हालांकि जोयान उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता और तुरंत ही एल्डर के सामने देखते हुए कहता है एल्डर, मैं आपके यंग मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, ना ही मैं उनका अनादर करना चाहता था, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पॉइजन को मैं ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर लैन तुरंत ही कहते हैं हमने कितने एल्केमिस्ट को इनवाइट किया है, कोई भी फायदा नहीं हुआ, यहाँ तक कि एल्केमिस्ट अलायंस के एल्डर्स को भी हमने बुलाया था, फिर भी आप कहते हैं कि आप इसे ठीक कर सकते हैं, आपको क्या अधिकार देता है, आपको क्या अधिकार है ऐसा कहने का। और इसके बाद मास्टर लैन तुरंत ही मुड़ते हैं और यंग मास्टर के साथ बस वापस जाने ही वाला था कि तभी अचानक ही जोयान के हाथ में उसकी ब्लू कलर की फ्लेम आ जाती है और एक धमाके के साथ चारों तरफ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये काफी होगा। और उसी टाइम पे मास्टर लैन जो कि बस बाहर निकलने ही वाले थे जोयान को देखकर बिल्कुल स्टैचू जैसे खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखें पूरी तरीके से अनट्रस्टेड तरीके से खुली हुई होती हैं और तुरंत ही वो कांपते हुए कहते हैं ये तो एक हेवनली फ्लेम है। और इसके बाद मास्टर लैन तुरंत ही जोयान के सामने अपेयर होते हैं और इसके बाद कहते हैं ये वास्तव में एक हेवनली फ्लेम है, बुरा नहीं छोटे साथी, शायद ही दुनिया में कोई दूसरी चीज हो जो इसका कंपैरिजन कर सके। और इसके बाद यान जाओ और उस हॉल के सभी लोग जोयान को देखने लगते हैं और उन्हें काफी गहरा सदमा लगा था। इस टाइम पे मास्टर लैन तुरंत ही जोयान को ग्रीट करते हैं और बताते हैं मैं लैन ये हूँ और ये मेरे यंग मास्टर फेंग जी कॉन्ग हैं। मैंने पहले आपके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया है मुझे उम्मीद है कि आप उसके लिए मुझे माफ कर सकते हैं। इस टाइम पे मास्टर लैन को पता था कि उनकी हेल्प केवल जोयान ही कर सकता है, इसीलिए उनको अपने किए पे माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई ही नहीं देता। हालांकि तभी अपना टर्की तुरंत ही कहता है आप बहुत ज्यादा टेंशन में है सीनियर, मैंने पहले जल्दबाजी की थी इसीलिए शायद आप गलत समझ गए। और इसके बाद जोयान तुरंत ही मास्टर लैन को ऊपर उठने में मदद करता है। आखिरकार मास्टर लैन पहले ये लेट रिटर्नेस एक्सपर्ट थे और उनके लिए सबके सामने जोयान के सामने झुकना पहले ही काफी बड़ी बात थी, इसलिए जोयान काफी ज्यादा पोलाइट और रिस्पेक्टेड होता है उनके सामने। हालांकि तभी मास्टर लैन जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं एल्केमिस्ट अलायंस के कुछ एल्डर्स ने हमें बताया था कि यंग मास्टर की बॉडी में पॉइजन पूरी तरीके से फैल चुका है जो कि काफी डीप है और इसे निकालने के केवल 2 ही तरीके हैं, एक तो पॉइजन को रिफाइन करने के लिए हेवनली फ्लेम का यूज करना। हालांकि हमारे इस कॉन्टिनेंट की सारी ही फ्लेम हेवनली सोल में कन्वर्ट हो चुकी है और उनके लिए हेवनली फ्लेम को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। हालांकि उनके फेस इंप्रेशन को देखकर जोयान तुरंत ही समझ जाता है कि ये इस पॉइजन को लेकर काफी लॉन्ग टाइम से परेशान रहे हैं और उन्होंने काफी खोजबीन की है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है
एल्डर ने कहा पॉइजन को ठीक करने के दो तरीके हैं, तो एक तो हेवनली फ्लेम हो गई, दूसरा क्या था? ये सुनकर मास्टर लैन तुरंत ही कहते हैं एक पावरफुल कल्टीवेशन। और इसके बाद वो बताते हैं हालांकि हमने एक पावरफुल एक्सपर्ट को खोजा था, लेकिन वो भी इस पॉइजन को निकालने में कैपेबल नहीं था, इसीलिए उसने इसके से कुछ टाइम के लिए दबा दिया होता है। लेकिन यह पॉइजन धीरे धीरे हमारे यंग मास्टर के कल्टीवेशन को स्वेलो करता जा रहा है और उसे कम करता जा रहा है, और उनका कल्टीवेशन अब 8 स्टार डाउडी तक पहुंच चुका है, वरना उनका कल्टीवेशन काफी पावरफुल होता। ये सुनकर जुआन तुरंत ही लेने को स्कैन करता है और कुछ जांच पड़ताल के बाद जुआन को पता चलता है कि फेंग जी कॉन्ग की बॉडी में जो कल्टीवेशन है वो 8 स्टार डाउडी का है, और कोई चीज तो है जो कि उसकी ओरिजन कुई को चुपचाप स्वेलो करती जा रही है, जिससे उसका कल्टीवेशन कम होता जा रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो उसका कल्टीवेशन 7 स्टार डाउडी या उससे भी कम हो जाएगा। तभी मास्टर लाइन बताते हैं कि अल्केमिस्ट के अलायंस के एल्डर ने बताया था कि यंग मास्टर की कल्टीवेशन जैसे ही डाउडी के नीचे जाएगी तो उनकी जो मेमोरी है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसके बाद उनकी बॉडी खाली और खोखली हो जाएगी। और इसके बाद वो काफी इमोशनल तरीके से यंग मास्टर फेंग जी कॉन्ग की तरफ देखता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं मुझे उम्मीद है मिस्टर यंग मास्टर की बॉडी से पॉइजन निकालने में हेल्प करेंगे, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी फेंग फैमिली आपका एक बहुत बड़ा एहसान मानेगी। ये सुनकर तो जोयान का दिल खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि जोयान यही तो सुनना चाहता था। आखिरकार जोयान मुफ्त में तो कोई काम नहीं करता, और अगर वो इस पॉइजन को निकालना चाहता था तो उसे भी तो बदले में कुछ चाहिए ही था। हालांकि वो अभी अभी एक्सट्रीम साउथ में आया था, और अगर मास्टर लैनियर जैसा कोई एक्सपर्ट उसे मिल गया था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, तो उनके पीछे का जो सेक्ट होगा वो भी काफी ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, और उनके ऊपर एहसान करना जोयान को अपनी जर्नी में काफी ज्यादा प्रॉफिट देने वाला था। इसीलिए जोयान कहता है मास्टर लैन चिंतित ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही हेवनली फ्लेम को आपको दिखा दिया है, इसलिए इसे माना जा सकता है कि मैं यंग मास्टर फेंग की बॉडी के पॉइजन को निकालने के लिए पहले ही रेडी हूँ। और इसके बाद जोयान तुरंत ही मास्टर लेने की हैरान नजरों के सामने घूमता है और यान जाओ की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है मुझे ब्रोकन मिरर फ्लावर चाहिए। जोयान की बात को सुनकर यान जाओ तुरंत ही काफी ज्यादा शौक होते हैं और होश में आते हैं, और इसके बाद तुरंत ही वो पीछे मुड़ते हैं और हड़बड़ाहट में अपने पीछे के एक सर्वेंट के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी करो। और इसके बाद वो जोयान को 1 मिनट रुकने के लिए तुरंत ही कहते हैं और अंदर चले जाते हैं। हालांकि तभी मास्टर लैन ने यान जाओ को तुरंत ही रोक देते हैं। ये देखकर यान जाओ काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि उसे पता था ये ओल्ड मैन तो जोयान से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी जोयान काफी ज्यादा सकभरी नजरों के साथ मास्टर लेने की तरफ देखता है, और इसके बाद वो मास्टर तुरंत ही कहते हैं आप सभी ब्रोकन मिरर फ्लावर मिस्टर को दे दो, और इसकी जो भी कीमत है मैं उसे चुका दूंगा। ये सुनकर तो यान जाओ काफी ज्यादा खुश होता है और तुरंत ही काउंटर से सारे फ्लावर्स को स्टोरेज रिंग में रख के जोयान को सौंप देता है। और इसके बाद ब्रोकन मिरर के बदले काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मास्टर लाइन तुरंत ही अपने सामने वाले को देने लगते हैं। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि इसमें काफी बड़ी कीमत में स्पिरिट स्टोन भी शामिल थे। तभी यान जाओ तुरंत ही कहता है मिस्टर कृपया नाराज ना हो, क्योंकि हमारे 100 हर पवेलियन के अंदर काफी सारे लोग हैं, इसीलिए ये कीमत काफी उचित है। एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की कीमत केवल 1000 स्पिरिट स्टोन और मेडिसिनल पिल की कीमत 3000 स्पिरिट स्टोन। और इसके बाद यान जाओ जोयान की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। ये देखकर जोयान भी समझ जाता है कि यह बंदा काफी ज्यादा चालू है, और ये बिना किसी नुकसान के सिर्फ प्रॉफिट पे प्रॉफिट ही उठा रहा है। वो यहाँ पे चीजों को भी एक्सचेंज कर रहा था और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन भी प्राप्त कर रहा था। हालांकि तभी मिस्टर लैने जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं मिस्टर जोयान क्या आप अभी भी हैरान है कि रास्ते में क्या हुआ? और इसके बाद वो फेंग जी कॉन्ग को पकड़कर सड़क पर चलने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार क्लेन लीडर और यंग मास्टर फेंग जी कॉन्ग के फादर ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हीं को दिया था, और यंग मास्टर की देखभाल उनके कामों में से एक था। हालांकि तभी जोयान कहता है 100 हर पवेलियन क्या ये साफ तौर पर चोरी नहीं कर रहे? ऐसी दुकानें अब तक चल कैसे रही हैं? भला ये इतने सारे स्पिरिट स्टोन किसी से कैसे ले सकते हैं? जिस पे मास्टर लाइन तुरंत ही कहते हैं मिस्टर जोयान आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं। अगर वो मेडिसिनल हर्ब्स की कीमत के बारे में हंगामा करते हैं तो ये वास्तव में सामान्य है। हालांकि वो बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन क्या मिस्टर जोयान आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी जोयान उनकी तरफ देखते हुए कहता है वो ये सब कुछ स्पिरिट स्टोन के लिए कर रहे हैं। जिसपे मास्टर लाइन तुरंत ही बताते हैं 100 हर पवेलियन अधिकांश मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ऑक्शन हाउस में नीलाम करता है, और उनके पास जो चीजें होती है वो काफी ज्यादा प्रीसियस होती हैं, जो कि आप बाहरी दुनिया में भी नहीं खोज सकते। इसीलिए 100 हर पवेलियन का कंपैरिजन बुवांग सिटी की किसी और दुकान से नहीं किया जा सकता। और इसके बाद वो जोयान को मोटे तौर पर कुछ चीजें समझाते हैं, जो कि मैं आप लोग को शॉर्टकट में समझाता हूँ। वो जोयान को बताते हैं कि जो 100 हर पवेलियन होता है वो अपना जितना भी प्रॉफिट होता है ऑक्शन हाउस से जनरेट करता है, और साथ ही साथ वो मेडिसिनल पिल्स को बेचकर जो स्पिरिट कॉइन्स को या कि स्पिरिट स्टोन्स को अचीव करता है उनका यूज वो भाड़े के सैनिकों को रखने के लिए करता है, जो कि उसके लिए आसपास के मैजिकल बीस्ट के माउंटेन से जाकर मेडिसिनल हब्स को लेकर आते हैं। और अगर उनमें से कोई भी मैजिकल बीस्ट माउंटेन के अंदर मारा जाता है किसी मैजिकल बीस्ट के हाथों, तो इससे इनका कोई भी लेना देना नहीं होता। वो केवल स्पिरिट स्टोन्स का यूज करके और नए लोगों को रख लेते हैं, और इस पूरे ही मामले या प्रोसीजर में जो 100 हब पवेलियन होता है उसे कभी भी नुकसान नहीं होता। और जोयान जैसे ये बात सुनता है और सोचता है तो उसका तो दिल कांप उठता है। हालांकि जोयान ये हेरा फेरी याद कर ही रहा था कि तभी मास्टर लैंग तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं मिस्टर जोयान मैंने अपने आपके हाथों में हेवनली फ्लेम को
देखा है, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्या ये हर्ब्स आप पे रिफाइन के लिए यूज करने वाले हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर जोयान एक एल्केमिस्ट हो? उनकी बात सुनकर जोयान तुरंत ही अपना सिर हिला देता है, जो सुनकर तो मिस्टर लैन काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि जोयान की पावर ही इतनी ज्यादा खतरनाक थी और वो वास्तव में एक एल्केमिस्ट भी था। और इस बात पे किसी को भी ट्रस्ट नहीं हुआ आज तक, जब से हमने नोवेल पढ़ना स्टार्ट किया है। साथ ही जोयान की पावर को देखकर मास्टर लैन ये अंदाजा तो लगा ही लेते हैं कि जोयान की रैंक बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। इसीलिए मास्टर लैन जोयान की चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं और जोयान स्माइल करते हुए इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। और कुछ देर की आपस की बातचीत के बाद वो लोग आखिरकार एक बिला के सामने पहुंच जाते हैं और मास्टर लैन तुरंत ही बताते हैं कि ये बिला पेंग झोक्यांग पेंग जी कॉन्ग के खेलने के लिए खरीदा गया था और ऐसे बिला एक्सट्रीम साउथ सिटी के अंदर काफी सारी सिटीज में मिल जाएंगे। जिसके कुछ ही मूवमेंट के बाद जोयान एक कमरे के अंदर बैठा बिस्तर में बैठा होता है और उसके सामने मास्टर लैन खड़े हुए होते हैं, जो कि काफी उम्मीद के साथ जोयान को देख रहे थे। और इस टाइम पे बेड पर पेंग जी कॉन्ग पहले ही बेहोश हो चुका था और उसे बेहोश करने के लिए मास्टर लैन ने काफी जोर से उसे मारा था। और इस टाइम पे यह गोलू मोलू अगले दिन से पहले तो उठने वाला नहीं था। जिसके बाद मास्टर लैन तुरंत ही कहते हैं, मिस्टर जोयान मुझे अब आप पर भरोसा करना होगा। और इसके बाद वो जियान को ग्रीट करते हैं तो जियान स्माइल करते हुए फेंग जी कॉन्ग की तरफ देखता है। हालांकि जियान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज जी कॉन्ग की बॉडी को नॉर्मली जांच करने के लिए किया था और जियान को अभी तक नहीं पता था कि इसकी बॉडी में पॉइजन की हालत कैसी है। इसीलिए जियान प्रेजेंट टाइम पे जी कॉन्ग की बॉडी को अच्छी तरीके से स्कैन करना चाहता था। इसीलिए जियान की स्पिरिचुअल पावर तुरंत ही उसकी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाती है और जियान की स्पिरिचुअल पावर के प्रेशर को झेलकर मास्टर लैन तो काफी ज्यादा शौक होते हैं और तुरंत ही जियान को देखने लगते हैं। और इसके बाद तुरंत ही कहते हैं कितनी खतरनाक स्पिरिचुअल पावर है, ये स्पिरिचुअल पावर तो शायद रैंक 5 के बराबर है। फिर वो उन्हें भरोसा नहीं होता कि जॉन वास्तव में रैंक 5 का एल्केमिस्ट होगा। हालांकि उन्होंने अंदाजा लगाया था कि जॉन एक हाई रैंक का एल्केमिस्ट है, लेकिन रैंक 5 उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार ऐसा एल्केमिस्ट उसके फैंग फैमिली के अंदर भी नहीं था जिसे वो इग्नोर कर सके। इसलिए तुरंत ही वो अपने दिल में कहता है ये बच्चा वास्तव में कौन है। और इसी के साथ अब हम ये एपिसोड भी यहीं पर एंड करेंगे और मैं मिलूंगा आपसे मॉर्निंग के एपिसोड पे। और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने और शायद ये वीडियो आ जाएगा आपके पास 10 बजे तक आई थिंक। तो एंजॉय करना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। मैं आज थका हुआ हूँ बहुत, क्योंकि मेला गया हुआ था। मेला का ब्लॉग भी आपको मिल जाएगा 3 एंड आइस बीस्ट में, तो उसे जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है चैनल का और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ही लेना। इंस्टाग्राम में हम लाइव आएंगे किसी दिन मूड बना के, किसी दिन नहीं जल्दी ही आते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊंगा, चैनल पे जाकर आप लोग लाइव वो देख लेना। अरे क्या बोला था, ब्लॉग को। और उसमें ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे, कल नहीं बट परसों से आपको ब्लॉग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आज वाला ब्लॉग लेकिन देख ही लेना। तो बाय बाय फैमिली एंड गुड नाइट। मैं मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग के एपिसोड पे। टाटा।